सर आप हमेशा ह्यूमस के बारे में बोलते हैं। हाँ। तो ह्यूमस के बारे में आप मुझे एकदम प्रॉपरली ह्यूमस कैसा बढ़ाना है, ह्यूमस ह्यूमस क्या है, इसके बारे में मुझे मालूम। देखो, ह्यूमस एक वो पदार्थ है जो मिट्टी है, मैंने बोला सॉइल, जमीन जिसमें खेती करते हैं। तो खेती जब करते हैं तो मिट्टी है ना, मिट्टी में पोषण कहाँ है? तो जैसे बोलते हैं कि 1% ह्यूमस होना चाहिए, 2% जंगलों में ह्यूमस है। अब ज़मीन में ह्यूमस घट करके 0.3% रह गया है। तो मैंने एक कहानी अभी बताई कि 1 हेक्टेयर मिट्टी का ऊपरी सरफेस का 6 इंच का वजन 20,000 कुंटल है। 20,000 कुंटल में अगर 1% ह्यूमस हो तो यानी कि 200 कुंटल। 200 कुंटल होगा। ठीक है ना? तो अगर 200 कुंटल ह्यूमस है 1 हेक्टेयर में, तो आपकी क्रॉप को फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्रॉप को पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी उगाएंगे उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा, उसमें पूरी पौष्टिकता होगी, उसको उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। जंगल में ह्यूमस है ना, इसीलिए वहाँ बीमारी नहीं है, इसीलिए वहाँ फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ह्यूमस बेसिकली है क्या? ह्यूमस का मतलब है कि ये तो तय है कि ह्यूमस ऐसे समझो जैसे आदमी के शरीर में खून और खून में हीमोग्लोबिन। अगर आदमी के शरीर में खून की कमी हो जाए या खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है आपको पता है ना? तो जमीन के साथ वही है। अगर हम जमीन में कहें कि ये कार्बनिक पदार्थ, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है, ये जमीन का खून है और ह्यूमस उसका हीमोग्लोबिन है। अगर ये कार्बनिक पदार्थ ढेर सारा जमीन में है भी और ये ह्यूमस के रूप में नहीं है, तो इस कार्बनिक पदार्थ का कोई रोल पड़ा रहेगा वहीं। ह्यूमस का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, ये जो मेरे हाथ में था, और ये कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन 2 हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये कोयला है जो भट्टी में लकड़ी को जला करके बनाया गया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाया गया तो ये कोयला बन गया। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो बायोमास है, जब ज़मीन में होगा और ज़मीन में थोड़ी सी नमी होगी और ये भीगेगा, गीला रहेगा, यानी इसमें 20-25% नमी होगी और इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स अपना फंक्शन करेंगे, तो नेचुरली जो फार्म होने वाला है वो जीवांश कार्बन, यानी ये पदार्थ अभी ग्रीन कलर का है या लाइट ग्रीन है, और जब ये भीगेगा और इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स अपना फंक्शन करेंगे तो कुछ दिन में बारिश के सीजन में आपने पेड़ों के नीचे देखा ही कि यही कार्बनिक पदार्थ जो इस कलर का था वो 2 महीने के बाद कुछ ब्लैक हो जाता है। ब्लैक कलर का हो जाने का मतलब है जीवांश कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, आपने CN रेशियो सुना होगा, 10:1। C का मतलब है कार्बन और N का मतलब है न्यूट्रिशन। जैसे अभी N मीन्स लोग समझते हैं नाइट्रोजन, किसी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे एग्रीकल्चर की, या वैज्ञानिक भी बताते हैं, किसी से पूछ के देखना कि साहब CN रेशियो क्या होता है, बोले कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। बेसिकली किसी जमाने में किसी एक वैज्ञानिक ने क्रॉप में नाइट्रोजन का इफेक्ट देखा, फाइनली उसने पाया कि नाइट्रोजन जो कार्बनिक पदार्थ से निकलती है, तब फास्फेट का, पोटास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस जमाने में उस बेचारे ने N मीन्स नाइट्रोजन बोला था। फिर जब हम लोग और ज़्यादा जानकारी हुई विज्ञान में और अंदर घुसे तो बोले 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। तो N मीन्स न्यूट्रिशन, जैसे अभी 16 पोषक तत्व बोलते हैं। जमीन में अभी और भी पोषक तत्व जिनके बारे में हम नहीं जानते, आप जानने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं।
बट वहाँ ज़मीन में बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो एन मीन्स वो सारे एलिमेंट जो पौधों को लिए ज़रूरी है वो कहाँ है? क्योंकि ये जो कार्बनिक पदार्थ है मेरे हाथ में, ये ज़मीन से आया, ज़मीन और वायुमंडल से बना ये कार्बनिक पदार्थ। तो इसमें 16 हैं, 17 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 32 हैं, 64 हैं, कितने आई डोंट नो। बट इसमें जितने भी हैं, जब ये पुनः टूटेगा पदार्थ, और तोड़ेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ेंगे, नमी की उपस्थिति में तोड़ेंगे। तो नमी का होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना, तब ये टूटेगा। तो मेरे हाथ में ये मान लो 200 ग्राम है, तो एक साल में इससे 20 ग्राम न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला 20,000 कुंटल मिट्टी का वजन है, उसमें कार्बन होना, ह्यूमस होना चाहिए 200 किलो जीवांश कार्बन। तो ये जो कार्बन है वो 200 किलो है, इसमें से एक 10% यानी 20 कुंटल, 200 कुंटल 20 कुंटल, 20 कुंटल एनर्जी धरती माता आपकी फसलों के लिए रिलीज करेगी। कितने दिन में? पूरे साल भर में। उसी 20 कुंटल में से आपने खरीफ में धान बो लिया, तो जो फसल पहले बोई जाएगी, और बरसात के सीजन में कार्बन से जीवांश बनने में ज़्यादा फास्ट चलता है, क्योंकि बारिश के सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस समय माइक्रोब ज़्यादा तेज फंक्शन करता है। तो खरीफ के सीजन में आपको जो 20 कुंटल मिलना था, पता चला 12 कुंटल तो खरीफ में ही मिल गया। फिर आपने बोई रबी की क्रॉप, तो रबी की क्रॉप में कुछ मिल गया 6 कुंटल 7 कुंटल। फिर जायद की क्रॉप में कम बचा। तो जो क्रॉप रोटेशन का हिसाब है ना, कि अगर आपको पूरे साल न्यूट्रिशन चाहिए सॉइल से, तो ज़रा क्रॉप रोटेशन पर ध्यान देना। दलैनी के बाद फिर खाद्यान्न, तलैनी के बाद खाद्यान्न, खाद्यान्न के बाद दलैनी तिलैनी। नहीं तो आप तो हैवी फीडर क्रॉप बो रहे हो, धान भी, गेहूं भी, फिर उधर मक्का भी जायद में। तो फिर धरती माता, नंबर 1 तो 200 कुंटल किसी खेत में है नहीं अभी। तो अगर 0.3% ह्यूमस है, तो ये मानिए कि 60 कुंटल है। 60 कुंटल में सॉइल कितना रिलीज करेगी? 6 कुंटल। और धान की मान लो एक क्रॉप है जिसमें आप 40 कुंटल धान, 40 कुंटल पुआल लेना चाहते हो, तो 80 कुंटल टोटल ड्राई मैटर होगा। तो 80 कुंटल के लिए 5% एनर्जी ज़मीन से चाहिए, यानी कि 4 कुंटल। 80 का 5% हुआ 4 कुंटल। 4 कुंटल तो खेत में था ही नहीं, तो इसीलिए धान की पैदावार कितनी हुई? 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर वो ज़मीन में 5 कुंटल हमारा होता ना, तो धान की वैरायटी अगर आप 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर वाली ले रहे थे, तो आपको 50 जरूर मिलता। तो एक साइंस है। देखिए, जब तक किसी पहलवान को आप दंगल में लड़ाना चाहते हो और दूध दही और रबड़ी नहीं खिलाना चाहते हो, कैसे पहलवानी करेगा? तो ये तो खेती तो आज हमने एक दंगल बना दिया। धान को उगाना चाहते हैं और ज़मीन में जो है कार्बन नहीं बढ़ाना चाहते। तो आज जो खेती की समस्या, बेसिकली समस्या क्या है? हमारी कृषि नीतियों ने या कृषि टेक्नोलॉजीज ने किसान को कहा कि यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, और ब्यूवेरिया है, माइकोराइजा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और इंसेक्टिसाइड है, वीडीसाइड है, फंजीसाइड है, ड्रोन है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है। ये सारा क्या? मार्केटिंग। फार्मर्स को समथिंग कोई ना कोई बेच रहा है। मतलब हम किसान को सही बात नहीं बताते। और सही क्यों नहीं बताते? क्योंकि सही बता देंगे तो ये बेचने वालों की दुकानें, जैसे मैं कहता हूँ किसानों से, किसान भाई आप ध्यान देना मेरी बात। एक ही चीज़ बार बार कहूँगा, कहता रहूँगा, खेत की ज़रूरतों को बाजार से पूरा नहीं कर सकते। खेती की सारी ज़रूरतें प्रकृति पूरा करती है, और हमें प्रकृति के प्रति अपना समर्पण दिखाना है। मैं अक्सर बोलता हूँ, खेत की मेड़ बना करके पानी नहीं रोकेंगे तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी। खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाएंगे नाना प्रकार के तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी। खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी। फिर ये झोला छाप लोग
जो कहते हैं हींग डाल दो, फिटकी डाल दो, जमीन को पॉजिटिव कर दो, जमीन को नेगेटिव कर दो। कभी आपने सोचा है सपने में कि माँ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? माँ नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती मित्र। हाँ, माँ कमजोर हो सकती है, लेकिन कमजोर भी है तो किसने बनाया? माँ को कमजोर हमने ही बनाया ना। उसको लूट करके उसको जो देना था वो नहीं दिया, उसको जो नहीं देना था वो दिया। अगेन एंड अगेन पेस्टिसाइड, अगेन एंड अगेन फर्टिलाइजर, है ना, मेड़ काट दी, बायोमास डालेंगे नहीं, जमीन के केचुआ मार दिए। तो जो ह्यूमस है ना, हम कहें कि ह्यूमस खेती की आत्मा है। ह्यूमस खेती का आधार है। ह्यूमस है तो सब कुछ है, ह्यूमस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ह्यूमस है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, ह्यूमस नहीं है तो आप बीमार हैं, सप्लीमेंट्री फूड खाने के लिए मजबूर हैं। ह्यूमस नहीं है तो ज़मीन को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत, फसलों को फर्टिलाइज़र चाहिए। ह्यूमस है तो कोई फर्टिलाइज़र नहीं, ह्यूमस है तो कोई फंजीसाइड नहीं। इवन ह्यूमस रिच है तो पानी की भी ज़रूरत। जैसे जंगल में कहाँ ह्यूमस की उसकी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। और चलो छोड़ो, आज के ठीक 70 साल पहले, 60 साल पहले देश का जो अंग्रेज लोग जो कैनाल बनवा गए थे ना, 5% 10% एरिया में, उतने में तो केवल सिंचाई होती थी। बकाया तो सब बरानी खेती थी ना। अक्टूबर नवंबर के महीने में लोग चना, मटर, मसूर सब बो देते थे ना, जौ। ना पलेवा के लिए कहाँ पानी था, सिंचाई के लिए कहाँ पानी था। जमीन में ह्यूमस था तब जमीन में ह्यूमस 0.6% था। जो टेक्नोलॉजी के युग में ऐसे ऐसे करते करते, खुरापात करते करते आज 0.3 बचा। तो मैं कहता हूँ ये आधुनिक कृषि तकनीकियाँ मनुष्य को बहुत लंबे समय तक पाल नहीं सकती। और लंबे, अगर सस्टेनेबल, जैसे कहते हैं ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल नेचर, तो अगर नेचर सस्टेन करेगा तो लाइफ सस्टेन करेगी, एग्रीकल्चर सस्टेन करेगी। और जब मैं नेचर को ही सस्टेन नहीं रहने दूंगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी सस्टेन नहीं, सॉइल के नीचे वाटर लेवल सस्टेन नहीं, सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी सस्टेन नहीं, तो कौन सी सस्टेनेबिलिटी? तो दुनिया में कोई सस्टेनेबिलिटी का वो नहीं है। जब हमारी प्रकृति समृद्ध होगी, जब प्रकृति सस्टेन करेगी तो दुनिया का हर विषय सस्टेन करेगा, और नहीं दुनिया में कोई विषय सस्टेन नहीं करेगा। अब तो हम ये कहते हैं बीमारियां सस्टेन रहनी चाहिए, कुपोषण सस्टेन रहना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है ख़राब रहना चाहिए। अगर ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करना है, आबो हवा को ठीक करना है, भोजन की क्वालिटी को ठीक करना है, तो प्रकृति को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपका प्रश्न का उत्तर मिला होगा। नमस्कार।